हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूं। तो ये जो पेपर है ये मई 2016 वाला पेपर है। मैंने 2012 वाले पेपर से शुरुआत की थी और पिछले वीडियो में मैंने सितंबर 2015 वाला पेपर सॉल्व करवाया था। ये पेपर मई 2016 वाला है। जिस क्रम में पेपर हुए हैं उसी क्रम में मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा ईवीएस के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। जितने भी ऑफलाइन पेपर हुए थे उन सभी के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। 2011 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की थी और दिसंबर 2024 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। प्ले लिस्ट बना दी है तो आप लोग वहां पर सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप पेपर फर्स्ट भी देने वाले हैं तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि चोल अभिलेखों में उल्लिखित है, ब्रह्मदेव उपहार में दी गई भूमि होती थी, वह निम्नलिखित में से किसको दी जाती थी? पहला विकल्प है मंदिरों को, दूसरा है ब्राह्मणों को, तीसरा है जैन संस्थाओं को और चौथा है स्कूलों को। तो चोल अभिलेखों के अनुसार चोल राजाओं ने अपनी प्रजा को 5 प्रकार के भूमि उपहार दिए थे। कौन कौन से थे ये भूमि के 5 प्रकार? वेल्लन वगई गैर ब्राह्मण किसान मालकों के लिए भूमि थी। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो गैर ब्राह्मण किसान मालिक थे उन्हें जो भूमि दी जाती थी उसे कहा जाता था वेल्लन वगई। ब्रह्मदेव जो है ये ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली भूमि थी। साला भोग पाठशाला के रखरखाव के लिए दी जाने वाली भूमि थी। देवदाना मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि थी और पल्लिच चंदम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि थी। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ब्रह्मदेव जो थी ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और जितने भी मैंने भूमि की प्रकार आपको बताई है, 5 प्रकार की जो भूमियां थी वो भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वीं शताब्दी में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार विभिन्न क्षेत्रों में किस नाम से जाने जाते थे? पहला है महासामंत, दूसरा है अमात्य, तीसरा है महामात्य और चौथा है सामंत। तो प्रश्न में पूछा गया है कि 7वीं शताब्दी में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार विभिन्न क्षेत्रों में किस नाम से जाने जाते थे? तो ये सामंत के नाम से जाने जाते थे। चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, सामंत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके समय वेट्टी कर नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था? पहला है चोल, दूसरा है गुप्त, तीसरा है पाल और चौथा है चालुक्य। तो प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसके समय वेट्टी कर नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था? तो चोल राजवंशों के समय में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोलों के शिलालेख में वेट्टी कर सबसे अधिक बार उल्लेखित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और चोल राजवंश को दुनिया के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक माना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। और वेट्टी कर जबरन श्रम का एक रूप था। यह आम लोगों से वसूला जाता था। आम लोगों को बिना किसी मजदूरी के राजा या उनके गांव के जमींदारों के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, यानी कि इस काम करने के बदले उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है 1772 में ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत एक नई न्याय व्यवस्था दीवानी अदालत स्थापित की गई। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन दीवानी अदालतों का मुखिया होता था? पहला है प्रेसिडेंसी के गवर्नर, दूसरा है गवर्नर जनरल, तीसरा है विभिन्न धार्मिक समुदायों से विधि शास्त्री और चौथा है यूरोपीय जिला कलेक्टर।
तो 1772 से न्याय की एक नई प्रणाली की स्थापना हुई। प्रत्येक जिले में 2 अदालतें थीं, एक आपराधिक अदालत यानी फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत। अब इसमें पूछा गया है कि दीवानी अदालत का मुखिया कौन होता था, तो यूरोपीय जिला कलेक्टर। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन के ताइपिंग विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, विद्रोह चीन में परंपरागत रूप से प्रचलित ईसाई धर्म के विरोध में था। दूसरा है, आंदोलन का उद्देश्य ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना था जहां किसी की निजी संपत्ति नहीं होगी और न सामाजिक वर्गों के बीच कोई भेदभाव होगा। तीसरा है, यह विशाल जन विद्रोह चीन के उत्तरी भाग में उठा था। और चौथा है, चीन में तैनात अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं ने विद्रोह को दबाने में किंग साम्राज्य के बादशाह की मदद नहीं की। तो ताइपिंग विद्रोह के बारे में आपको जानना आवश्यक है। तो यह चीन के दक्षिण से एक व्यक्ति होंग जी उक्वान के नेतृत्व से शुरू हुआ, जो 1847 में तीसरी बार शाही परीक्षाओं में असफल रहा था और 30 दिनों के लिए अचेत हुआ था, यानी कि 30 दिनों तक उसे होश ही नहीं आया। जब वह ठीक हो गया तो उसका मानना था कि उसे और उसके विश्वासियों के बैंड को चीन पर विजय प्राप्त करने, राक्षस मांचू शासकों को नष्ट करने और ताइपिंग जिया नगऊ महान सद्भाव के स्वर्गीय साम्राज्य की स्थापना के लिए चुना गया था। ताइपिंग विद्रोह ज्यादातर ग्रामीण गरीब किसानों द्वारा अपने जमींदारों और अमीरों के खिलाफ विद्रोह था, जो एक अमेरिकी मिशनरी के धार्मिक पर्चे से प्रेरित था। अब इसमें जो विकल्प सही है वह है दूसरा विकल्प, कि आंदोलन का उद्देश्य ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना था जहां किसी की निजी संपत्ति नहीं होगी और न ही सामाजिक वर्गों के बीच कोई भेदभाव होगा। 1850 में ये शुरू हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, निम्नलिखित चित्र शैलियों में से किसमें भारत को एक अनूठे भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता था, जिसकी ब्रिटिश कलाकार सैलानियों को पड़ताल करनी पड़ती थी? पहला है भित्ति चित्र शैली, दूसरा है मनोहारी भूदृश्य चित्र शैली, तीसरा है खर्रा चित्र शैली और चौथा है रूप चित्रकारी चित्र शैली। तो इस प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, मनोहारी भूदृश्य चित्र शैली। इसी में भारत को एक अनूठे भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता था। अगला प्रश्न दिया गया है, हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित पठारों में से किसमें पाया जाता है? पहला विकल्प है पूर्वी अफ्रीकी पठार, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, तीसरा है तिब्बत का पठार और चौथा है भारत का छोटा नागपुर पठार। तो हुंडरू जलप्रपात भारत का छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा और ये झारखंड राज्य में है, तो ये भी याद रखिएगा। हुंडरू जलप्रपात छोटा नागपुर पठार में झारखंड राज्य में रांची पुरुलिया राजमार्ग पर स्थित एक झरना है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, प्रत्येक एक अंश देशांतर पर स्थानीय समय बदलता रहता है। पहला है 2 मिनट, दूसरा है 6 मिनट, तीसरा है 1 मिनट और चौथा है 4 मिनट। तो पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 अंश घूमती है, यानी कि 1 घंटे में ये 15 अंश घूमती है। और 1 अंश देशांतर पर स्थानीय समय बदलेगा 4 मिनट का। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन करने में सबसे कम समय लेता है? पहला है बुध,
दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है बृहस्पति और चौथा है नेपच्यून। तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनका क्रम भी याद रखिएगा। अब इसने पूछा गया है कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन करने में सबसे कम समय लेता है, तो वह है बृहस्पति। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित द्वीप समूहों में से कौन सा समूह समान अक्षांश पर स्थित है। पहला है बहामास द्वीप और श्रीलंका, दूसरा है बकेर द्वीप और कारोलिन द्वीप, तीसरा है किलपर्टन द्वीप और कुक द्वीप और चौथा है टोंगा द्वीप और मॉरिशस द्वीप। तो प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित द्वीप समूहों में से कौन सा समूह समान अक्षांश पर स्थित है, तो वह है टोंगा द्वीप और मॉरिशस द्वीप। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो इन दोनों के बारे में और जान लीजिए। टोंगा द्वीप समूह है, यह एक पॉलिनेशियन देश है और एक द्वीप समूह भी है जिसमें 169 द्वीप हैं। और मॉरिशस अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट से दूर एक द्वीप है जो हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है जब लंदन में दोपहर के 12 बज रहे हैं तब लंदन से 15 अंश पूर्व में स्थानीय समय होगा। पहला विकल्प है 10 बजे प्रातः, दूसरा है 11 बजे प्रातः, तीसरा है 1 बजे दोपहर और चौथा है 9 बजे प्रातः। तो लंदन में बज रहे हैं दोपहर के 12, तब लंदन से 15 अंश पूर्व में स्थानीय समय पूछा गया है। तो 15 अंश घूमने में पृथ्वी कितना समय लेती है? 1 घंटे का समय लेती है। अब इसमें पूर्व कहा गया है तो 1 घंटे समय आगे होगा, यानी दोपहर के 1 बज रहे होंगे। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित महासागरों में से किसमें पृथ्वी का सबसे गहरा भाग स्थित है। पहला है आर्कटिक महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, तीसरा है प्रशांत महासागर और चौथा है अटलांटिक महासागर। तो प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित महासागरों में किसमें पृथ्वी का सबसे गहरा भाग स्थित है, तो प्रशांत महासागर में। और इसका नाम क्या है? मेरियाना गर्त। ये भी याद रखिएगा। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सह्याद्री को सामान्यतः जाना जाता है। पहला है पूर्वी घाट, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है अरावली, चौथा है हिमालय। तो सह्याद्री को सामान्यतः जाना जाता है पश्चिमी घाट के नाम से। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समांतर पर्वत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है और पश्चिमी घाट की कुल लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। ये भी साथ में याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, यदि पूछ लिया जाए कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी है। ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है ओयासियो महासागरी धारा गर्म धारा है जबकि क्यूरोसियो ठंडी धारा है। दूसरा है ब्राजीलियन और कैलिफोर्निया धाराएं गर्म धाराएं हैं। तीसरा है लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम दोनों ही ठंडी धाराएं हैं और चौथा है लेब्राडोर महासागरी धारा ठंडी धारा है जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है। तो सत्य कथन पूछा गया है, तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। लेब्राडोर महासागरी धारा ठंडी यानी शीत धारा है और गल्फ स्ट्रीम गर्म है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। गर्म धाराएं और ठंडी धाराओं को याद रखिएगा। गर्म धाराएं कौन कौन सी हैं? उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा करंट, ब्राजीलियाई धारा और भूमध्य रेखीय काउंटर करंट। तो ये गर्म धाराएं हैं।
ठंडी धाराएं कौन कौन सी हैं? ठंडी धाराएं हैं कैनरी करंट, लेब्राडोर करंट, फॉकलैंड करंट, दक्षिण अटलांटिक बहाव और वेनेजुएला करंट। करंट यानी धारा। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी की सतह पर शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण निम्नलिखित में से किस महासागरीय परिसंचरण की उत्पत्ति होती है? पहला विकल्प है महासागरीय धाराएं, दूसरा है ज्वार भाटे, तीसरा है सुनामी, चौथा है तरंगे। तो सूर्य एवं चंद्रमा के पृथ्वी की सतह पर शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में पछुआ पवनों की मुख्य विशेषता ज्ञात कीजिए। पहला है ये विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। दूसरा है ये स्थायी रूप से पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। तीसरा है ये समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। और चौथा है ये स्थायी पवनें हैं। तो पछुआ जो पवनें होती हैं ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और ये स्थायी पवनें हैं। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। स्थायी पवनें क्या होती हैं? ये वे पवनें होती हैं जो विशिष्ट दिशा में पूरे वर्ष लगातार बहती रहती हैं। तो याद रखिएगा जो पछुआ पवनें हैं ये स्थायी पवनें हैं। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित दो स्तंभों का मिलान कीजिए। हमें मिलान करना है फिर बताना है कौन सा विकल्प सही है। महासागरीय परिसंचरण लिखा हुआ है और ये लक्षण लिखे हुए हैं। चलिए मिलाते हैं फिर देखते हैं कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। लिखा है तरंगें, तो तरंगों को मिला देंगे। महासागरीय जल का लगातार उठना और गिरना। सी से मिला देंगे इसे। ज्वार भाटा जल का सामयिक उठना और गिरना, ये ज्वार भाटा होता है, ए से मिला देंगे। सुनामी तेज भूकंपी तरंगे होती हैं, बी से मिला देंगे। और धाराएं तो डी बचा हुआ है, इसे मिला देंगे। महासागरीय सतह पर निश्चित दिशाओं में बहने वाले, निश्चित दिशाओं में नियमित रूप से बहने वाले जल के प्रवाह। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हुए वायुमंडल की विभिन्न परतों का निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? पहला लिखा है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। दूसरा लिखा है ताप मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल। तीसरा है क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। और चौथा है ताप मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल। तो पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करना है तो पृथ्वी की सतह के समीप है क्षोभ मंडल, उसके बाद है समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर बहिर्मंडल। जो क्षोभ मंडल है पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब इन सब के बारे में जान लीजिए। क्षोभ मंडल जो है इसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं संपन्न होती हैं क्षोभ मंडल में। और समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और ये जो परत है ये मौसम संबंधी सभी घटनाओं से मुक्त है और इसी परत में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। यानी कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये सबसे आदर्श परत है। मध्य मंडल यह वायुमंडल की तीसरी परत है, समताप मंडल के ऊपर स्थित है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, तो ये मध्य मंडल में जल जाते हैं। तापमंडल, तो तापमंडल जो है
इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान जो है बहुत तेजी से बढ़ता है और आयन मंडल इस परत का ही भाग है और यह परत रेडियो प्रसारण में मदद करती है। पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा वापस पृथ्वी पर परावर्तित हो जाते हैं। तो ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, तो तापमंडल के बारे में इतना आपको याद रखना है। और जो बहिर्मंडल है ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इस परत में बहुत विरल वात होता है, तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सहारा मरुस्थल के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है यह ठंडे प्रकार का मरुस्थल है। दूसरा है यह एक समय में हरा भरा मैदान था। तीसरा है यह केवल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ है। और चौथा है यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो सहारा मरुस्थल जो है यूरोप महाद्वीप में नहीं है, यह है उत्तरी अफ्रीका में है और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब इसमें सत्य कथन बताना है, तो एक समय में ये हरा भरा मैदान था। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा परिच्छेदिका की निम्नलिखित परतों में से किसमें ह्यूमस पाया जाता है। पहला है ऊपरी मृदा, दूसरा है अपक्षयित चट्टान, तीसरा है जनक चट्टान और चौथा है उप मृदा। तो ह्यूमस जो है सबसे ऊपरी परत में पाया जाता है, ऊपरी मृदा में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल सुअपवाहित दोमट मृदा में सबसे अच्छी तरह उगती है। पहला है कॉफी, दूसरा है कपास, तीसरा है चाय और चौथा है जूट। तो दोमट मिट्टी रेत, गाद और मिट्टी से बनी होती है। बलुई मिट्टी की तुलना में दोमट मिट्टी में अधिक धरण, पोषक तत्व और नमी होती है। दोमट मिट्टी गेहूं, गन्ना, कपास, जूट, दालें, तिलहन इन फसलों के लिए आदर्श मानी जाती है और इस मिट्टी में सब्जियां भी अच्छी तरह उगती हैं। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, जूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक जोखिमों को कम करने के लिए निम्नलिखित उपायों में से किस एक को उपाय नहीं माना गया है। पहला है विषैले पदार्थों की भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। दूसरा है उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। तीसरा है घने बसे आवासीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रों के निकट होने चाहिए। और चौथा है आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। तो किस एक को उपाय नहीं माना गया है ये पूछा गया है, नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, घने बसे आवासीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रों के निकट होने चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो घने बसे आवासीय क्षेत्र हैं औद्योगिक क्षेत्रों के निकट नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे जो मानव है उनको हानि होती है। इसीलिए जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं ये बस्तियों से दूर होते हैं। तो इसमें नहीं माना गया है, पूछा गया था, इसलिए तीसरा विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है द्राक्षा कृषि यानी विटीकल्चर से अभिप्राय है। पहला है विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। दूसरा है अंगूरों की खेती। तीसरा है रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन और चौथा है वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों का उगाना। तो द्राक्षा कृषि, द्राक्षा माने होता है अंगूर, तो ये अंगूरों की खेती होती है, विटीकल्चर कहा जाता है इसे। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मछली पालन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है पिसीकल्चर। और रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन ये क्या कहलाता है, ये सेरीकल्चर कहलाता है। और वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों का उगाना ये हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो इन सब के बारे में भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है सभी महाजनपदों की राजधानी नहीं होती थी। दूसरा है महाजनपद के सभी राजा समस्याओं पर निर्णय के लिए सभाओं में मिलते थे, जिन्हें संघ कहते थे।
तीसरा है महाजनपदों में सेना का रखरखाव आम लोगों द्वारा दिए गए उपहारों द्वारा किया जाता था। और चौथा है प्रत्येक महाजनपद किसी एक राजा द्वारा शासित नहीं होता था, अपितु सैकड़ों शासक मिलकर शासन करते थे। वह प्रत्येक शासक राजा कहलाता था। तो प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। कौन कौन से थे? इन 16 के नाम आप लोगों को जानना आवश्यक है। तो पहला था अंग, दूसरा मगध, तीसरा काशी, वत्स, कौशल, सौरसेना, कुरु, मत्स्य, चेदी, अवंती, गांधार, कंबोज, अस्माक, वाजी और मल्ल। ये 16 महाजनपद थे। अब इसमें जो महाजनपदों के विषय में जो सत्य है वह बताना है। तो सभी महाजनपदों की राजधानी नहीं होती थी। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्योंकि जो अधिकांश महाजनपद थे इनकी एक राजधानी थी, इनमें से कई किले बंद थे, तो ये भी याद रखिएगा। तो सभी महाजनपदों की राजधानी नहीं थी, ये याद रखिएगा। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना निम्नलिखित में से किसने की? पहला है इलांगो, दूसरा विकल्प है थिरुवल्लुवर, तीसरा है नक्कीरर और चौथा है सत्तनार। तो सिलप्पदिकारम तमिल में एक साहित्यिक कृति है और यह इलांगो अडिगल द्वारा लिखा गया है। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, इलांगो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। पहला है बोध गया में, दूसरा है मगध में, तीसरा है सारनाथ में और चौथा है वाराणसी में। तो गौतम बुद्ध के बारे में मैंने आपको कई बार बताया ही भी है। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया में हुई थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इनका महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये भी याद रखिएगा। अब इसमें पूछा गया है कि ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो बोध गया में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन नगरों में वलय कूप खोजे गए हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व विकसित थे, जिनका उपयोग होता था। पहला है पूजा के लिए, दूसरा है नहाने के लिए, तीसरा है कूड़ेदान के लिए और चौथा है सिंचाई के लिए। तो लगभग 2500 साल पहले विकसित हुए शुरुआती शहरों में खोदे गए जो वलय कूप थे यानी रिंग वेल, इनका इस्तेमाल कूड़ेदान के लिए होता था, यानी गार्बेज डंपिंग के लिए। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, कूड़ेदान के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने विशाल जलाशयों हौज सुल्तानी का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया? पहला विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक और चौथा है इल्तुतमिश। तो इस प्रश्न में आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कोहना के ठीक बाहर एक बड़े जलाशय के निर्माण के लिए सार्वभौमिक सम्मान प्राप्त किया। इसे हौज सुल्तानी या राजाओं का जलाशय कहा जाता था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सिंहासन पर बैठा था, तो ये भी याद रखिएगा। चौथा विकल्प इसमें आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है मार्टिन लूथर के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है उसने पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए चर्च को दान देने की प्रथा को प्रोत्साहित किया। दूसरा है उसने अनेक कैथोलिक ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में खोजते हैं। तीसरा है उसने यह महसूस किया कि रोमन प्रोटेस्टेंट चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। और चौथा है उसने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो मार्टिन लूथर धर्मशास्त्र के जर्मन प्रोफेसर, संगीतकार, पुजारी, भिक्षु
और प्रोटेस्टेंट सुधार में मौलिक व्यक्ति थे। अब इसमें इनके संदर्भ में जो सही है वह बताना है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है, उन्होंने यह महसूस किया कि रोमन प्रोटेस्टेंट चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीन श्रेणियों का विचार 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और बी कथन दिए गए हैं। पहला लिखा है, समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। दूसरा कथन दिया गया है, 3 वर्गों में समाज के विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन प्राप्त था, जिससे ईसाई धर्म समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ कर सके। तो 3 आदेश का विचार पहली बार फ्रांस में 11वीं शताब्दी की शुरुआत में तैयार किया गया था। इसने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया था, प्रार्थना करने वाला और युद्ध करने वाला वर्ग और भूमि पर खेती करने वाला वर्ग, यानी भूमि जो जोतते थे। समाज के 3 आदेशों में इस विभाजन को चर्च द्वारा समाज में अपनी प्रमुख भूमिका को मजबूत करने के लिए समर्थन दिया गया था। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। ए और बी दोनों ही सही हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूगोल में एक परियोजना के लिए सुनामी से बचे हुए लोगों के साथ एक विद्यार्थी साक्षात्कार करता है। इस परियोजना को निम्नलिखित में से किस स्रोत पर आधारित माना जा सकता है? पहला है द्वितीयक स्रोत, दूसरा है सुनी सुनाई बात, तीसरा है प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत और चौथा है प्राथमिक स्रोत। तो इस प्रश्न में आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत क्या होता है? किसी व्यक्ति या व्यक्तियों, संस्था, संगठनों द्वारा पहली बार एकत्रित किए गए डेटा को प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। यह क्षेत्र में प्रत्यक्ष अवलोकनों के माध्यम से एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा जानकारी के संग्रह को संदर्भित करता है। और प्रश्न में यही तो कहा गया है कि सुनामी से बचे हुए लोगों के साथ एक विद्यार्थी साक्षात्कार करता है। तो ये प्राथमिक स्रोत है, चौथा विकल्प इसमें सही है। द्वितीयक स्रोत क्या होता है? तो किसी प्रकाशित या अप्रकाशित स्रोतों से एकत्र किए गए डेटा को द्वितीयक स्रोत कहा जाता है। तो साथ में ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थिति पर विचार कीजिए और सबसे उचित उत्तर को चुनिए। कक्षा में एक विद्यार्थी की राय है कि पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार अनिवार्य है। आप इसे, पहला विकल्प है, इस टिप्पणी की अनदेखी की मांग करेंगे और पाठ्य पुस्तक में वर्णित पंचायत की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देंगे। दूसरा है, विद्यार्थी से सहमत होंगे और पंचायत की आलोचना के साथ कक्षा की समाप्ति करेंगे। तीसरा है, कक्षा में प्रश्न पूछेंगे कि एक आदर्श पंचायत कैसे बनाया जा सकता है। और चौथा है, यह कहते हुए खारिज करेंगे कि वह इस बात को जानने के लिए बहुत छोटे हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है कि कक्षा में एक विद्यार्थी की राय है कि पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार अनिवार्य है। तो आप एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? कक्षा में प्रश्न पूछेंगे कि एक आदर्श पंचायत कैसे बनाया जा सकता है। बच्चे अपने विचार प्रदर्शित करेंगे, बच्चों के विचारों को आपको जानने का अवसर मिलेगा। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न करना सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने की एक शक्तिशाली शिक्षक केंद्रित तकनीकी है। इस तकनीक के माध्यम से शिक्षक सीखने के कई अनुभवों का आदान प्रदान करता है। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है कि कक्षा में प्रश्न पूछेंगे कि आदर्श पंचायत कैसे बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं को विकसित करने के लिए सबसे उचित विधि को चुनिए। पहला विकल्प है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को याद करना। दूसरा है, प्रभावी लक्षणों की सूची तैयार करना। तीसरा है, निर्देशित प्रश्नों की श्रृंखला से सीखना। और चौथा है, परिभाषाओं से सीखना। तो याद करने वाला तो उत्तर होगा ही नहीं। यदि प्रश्न सकारात्मक है तो याद करने वाला उत्तर होगा ही नहीं, पहले ही काट दीजिए। 3 बचे हुए हैं। अब इसमें आपका दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा, प्रभावी लक्षणों की सूची तैयार करना। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है।
अगला प्रश्न है, दूरी एवं दिशा का प्रतिनिधित्व करने वाला कौशल निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणात्मक क्षेत्र के साथ संबंध रखता है? पहला है मानचित्र पढ़ना, दूसरा है विभिन्नता, तीसरा है समग्र विकास और चौथा है मुद्रा एवं बाजार। तो प्रश्न में कहा गया है दूरी एवं दिशा का प्रतिनिधित्व करने वाला कौशल। तो मानचित्र पढ़ना पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे उचित कथन को चुनें जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय का वर्णन कर सकता है। पहला है यह परिभाषाओं के प्रयोग पर बल देता है, दूसरा है यह स्मरण करके सीखने पर बल देता है, तीसरा है यह वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ जुड़ा है और चौथा है यह एक सही उत्तर पर बल देता है। तो स्मरण करने वाला तो पहला ही काट दीजिए, पहले ही काट दीजिए। अब इसमें तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यह वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ जुड़ा है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान विषय का परिचय कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां सबसे उचित होंगी? पहला है प्रतीक अध्ययन, दूसरा है कल्पनात्मक वृत्तांत, तीसरा है चर्चाएं और चौथा है परिभाषाएं। तो इसमें पहला सही है प्रतीक अध्ययन, चर्चाएं सही है, परिभाषाएं सही है। का, गा और घा यानी तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा इसमें क्यों शामिल नहीं है? इसमें लिखा है कल्पनात्मक वृत्तांत। तो कल्पनात्मक वृत्तांत बनी बनाई यानी गढ़ंत कहानियां हैं, तो इसीलिए इन्हें शामिल इसमें नहीं किया गया है। बाकी तीनों सही लिखे हुए हैं। इसके अलावा और भी विधियां हैं जैसे प्रदर्शन, पूछताछ, परियोजना कार्य, क्षेत्र कार्य, विचार विमर्श, समस्या समाधान, केस अध्ययन, तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानियां सुनाना इतिहास को पढ़ाने का सबसे प्रभावशाली तरीका है क्योंकि? पहला विकल्प है यह मूल्यांकन का एक प्रभावशाली तरीका हो सकता है, दूसरा है यह विद्यार्थियों में रुचि एवं जागरूकता उत्पन्न करता है, तीसरा है यह आसानी से उत्तर स्मरण करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है और चौथा है यह पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाता है। स्मरण करने वाला तो कट हो गया, 3 विकल्प बचते हैं। अब कहानियां सुनाना इतिहास को पढ़ाने का प्रभावशाली तरीका है क्योंकि यह विद्यार्थियों में रुचि एवं जागरूकता उत्पन्न करता है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर भूमि उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त है? पहला है प्रदर्शनी, दूसरा है भूमिका निर्वाह, तीसरा है क्विज और चौथा है परिचर्चा। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भूमि उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के शिक्षण के लिए जो सबसे अधिक उपयुक्त क्रियाकलाप है वह है भूमिका निर्वाह, रोल प्ले। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, भूमिका निर्वाह। अगला प्रश्न है का एवं खा 2 अभ्यासों पर ध्यान दीजिए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा अभ्यास ऐतिहासिक कल्पना के क्रियाकलाप पर है? पहला है आप एक नाविक हैं जो अभी बेरीगाजा से वापस आए हैं, अपने मित्र से अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए। खा लिखा है एक मानचित्र पर व्यापारियों द्वारा अपनाई गई रेशम मार्ग को ढूंढिए। अब इसमें ऐतिहासिक कल्पना के क्रियाकलाप हैं वह बताना है। तो इसमें आपका जो पहला लिखा हुआ है कि आप एक नाविक हैं जो अभी बेरीगाजा से वापस आए हैं, अपने मित्र से अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए, यानी कि कल्पना करने के लिए कहा गया है कि आप एक नाविक हैं। तो कल्पना के क्रियाकलाप पर आधारित है कौन सा ये पूछा गया है। तो पहला इसमें सिर्फ सही है यानी कि का सही है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अनुपयुक्त है, यानी जो गलत है वह बताना है। पहला है यह सिखाने की प्रक्रिया को छात्र केंद्रित बनाता है, दूसरा है यह शिक्षार्थियों की सीखने की समस्याओं को पहचानने में सहायता करता है, तीसरा है यह बच्चों पर बोझ डालता है और चौथा है यह स्व आकलन में सहायता करता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या अर्थ है? यह विभिन्न परीक्षणों जैसे कि इकाई परीक्षण, अर्धवार्षिक परीक्षण तथा वार्षिक परीक्षणों के माध्यम से छात्रों की क्षमताओं का निरंतर मूल्यांकन करता है।
अब इसमें अनुपयुक्त पूछा गया है तो यह बच्चों पर बोझ डालता है, ये अनुपयुक्त है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का विचार है कि पाठ्य पुस्तकों को एक माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। पहला है समाज के द्वारा स्वीकृत मूल्यों को जोड़ने के लिए, दूसरा है प्रभुत्वशाली वर्ग द्वारा स्वीकृत सूचनाओं को संपादित करने के लिए, तीसरा है परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए और चौथा है अग्रिम जांच पड़ताल के लिए। तो एनसीएफ 2005 का क्या विचार है कि पाठ्य पुस्तकों को एक माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। तो अग्रिम जांच पड़ताल के लिए यानी कि आगे की जानकारी के लिए, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। एक पाठ्य पुस्तक जो है एक चयनित विषय या पाठ्यक्रम या कक्षा पर तथ्यों, सिद्धांतों, नियमों, मान्यताओं, परिकल्पनाओं आदि के रूप में अवधारणाओं और विभिन्न कथनों का एक संग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक विविधता की समझ पर एक परियोजना लेने की योजना बनाता है। सबसे उचित विधि का चुनाव कीजिए जिससे शिक्षक चर्चा प्रारंभ कर सके। पहला है विद्यार्थियों को अपने आसपास के उदाहरण सोचने के लिए प्रोत्साहित करना और संवाद प्रारंभ करना। दूसरा है विद्यार्थियों को चर्चा के लिए बिंदुओं पर लिखित निर्देश देना। तीसरा है विद्यार्थियों को अपने वरिष्ठ छात्रों की परियोजना को देखने को प्रोत्साहित करना और चर्चा करना और चौथा है विद्यार्थियों को पठन सामग्री प्रदान करना। तो सबसे उचित विधि पूछी गई है तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। विद्यार्थियों के अपने आसपास के उदाहरण सोचने के लिए प्रोत्साहित करना और संवाद प्रारंभ करना, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान निम्नलिखित में से किन विषयों से विषय वस्तु सम्मिलित करता है। पहला है इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और मनोविज्ञान। दूसरा है भूगोल, राजनीति विज्ञान, मानव शास्त्र और मनोविज्ञान। तीसरा है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान और चौथा है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र। तो जिसमें मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र लिखा है उसे काट दीजिए। तो इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, इसमें दर्शन शास्त्र लिखा है। तीसरा विकल्प बचता है और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान से अपनी विषय वस्तु सम्मिलित करता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है पोर्टफोलियो आकलन करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। पहला है यह शिक्षकों को शिक्षार्थियों एवं सामान्य अवलोकन करने के योग्य बनाता है। दूसरा है यह शिक्षार्थियों के विकास का संचयी अभिलेख प्रदान करता है। तीसरा है यह योजना और कार्यान्वयन करने की एक आसान और त्वरित विधि है और चौथा है यह शिक्षार्थियों के बारे में निर्णयात्मक सूचना प्रदान करता है। तो पोर्टफोलियो आकलन का महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि यह शिक्षार्थियों के विकास का संचयी अभिलेख प्रदान करता है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पोर्टफोलियो समय की अवधि में एक क्षेत्र में कौशल या क्षमता की वृद्धि और विकास का संचयी रिकॉर्ड प्रदान करता है। यह एक छात्र को अपनी शिक्षा और प्रगति को प्रदर्शन करने में भी सक्षम बनाता है। तो ये भी साथ में याद रखिएगा, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है पूछताछ उपागम के माध्यम से भारत के विभाजन के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उचित है। पहला है साक्षात्कार से साक्ष्य विवरण को एकत्रित करना। दूसरा है स्वतंत्रता संघर्ष पर व्याख्यान करना। तीसरा है भारत की स्वतंत्रता संघर्ष की समय रेखा बनाना और चौथा है राजनीतिक नेताओं की भूमिका का वर्णन करना। तो पूछताछ उपागम के माध्यम से भारत के विभाजन के शिक्षण हेतु कौन सी सबसे उचित विधि है ये पूछा गया है। तो साक्षात्कार यानी चर्चा से साक्ष्य विवरण को एकत्र करना, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान में प्रतिदिन पढ़ाने की अपेक्षा चिंतनशील शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि पहला विकल्प है यह बदलती परिस्थितियों के लिए अनुक्रियात्मक नहीं है। दूसरा है यह सामाजिक जागरूकता, विश्लेषण और लचीलापन देता है। तीसरा है यह एक नया विचार है इसलिए यह लोकप्रिय है और चौथा है यह आदत और परंपरा द्वारा निर्देशित होता है। तो चिंतनशील शिक्षण आमतौर पर शिक्षण की प्रक्रिया में हमारी भूमिका को समझने के तरीके को बदलने पर जोर देती है। अब इसने जो विकल्प सही है वह दूसरा विकल्प होगा, यह सामाजिक जागरूकता, विश्लेषण और लचीलापन देता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है नियम और उपनियम सीधे जनता या लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। दूसरा है निर्णय चुने हुए सदस्यों द्वारा अधिकृत और पर्यवेक्षित होते हैं। तीसरा है एक अभिजात वर्ग के समूह द्वारा नियम बनाए जाते हैं और चौथा है निर्णय वंशानुगत शासक द्वारा किए जाते हैं।
तो प्रतिनिधि लोकतंत्र, जिसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि सरकार के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार का लोकतंत्र है जो लोगों के समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचित व्यक्तियों के सिद्धांत पर स्थापित होता है। इसमें जो विकल्प सही है वह दूसरा विकल्प है, निर्णय चुने सदस्यों द्वारा अधिकृत और पर्यवेक्षित होते हैं। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? पहला है जिला पंचायत, पहला है पंचायत समिति, दूसरा है जिला परिषद, तीसरा है पंचायत का प्रधान और चौथा है सरकार। तो ग्राम पंचायत का सचिव राज्य सरकार द्वारा चयनित एक गैर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। तो इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा, सरकार, या यहाँ पर राज्य सरकार भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कावेरी जल विवाद से जुड़े 2 राज्य हैं। पहला है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक और तमिलनाडु और चौथा है कर्नाटक और केरल। तो ब्रिटिश राज्य के समय से ही कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का विषय रहा है। दोनों राज्यों के कई जिले सिंचाई के लिए कावेरी पर निर्भर हैं, जबकि बेंगलुरु शहर को नदी का पानी मिलता है। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह तीसरा विकल्प हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, दूसरा है वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तीसरा है मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों के कार्यालय अलग अलग नहीं होते, और चौथा है मुख्यमंत्री का चुनाव बहुमत प्राप्त दल के विधायकों द्वारा किया जाता है। तो मुख्यमंत्री के विषय में कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है, तो इसमें आपका चौथा विकल्प उत्तर हो जाएगा, मुख्यमंत्री का चुनाव बहुमत प्राप्त दल के विधायकों द्वारा किया जाता है। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपना नेता चुनते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। मुख्यमंत्री तब अन्य लोगों को मंत्रियों के रूप में चुनता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तो ये भी याद रखिएगा। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुनकर सहकारी संस्थाओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है सहकारी संस्थाओं को सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलती, दूसरा है सहकारी संस्थाएं व्यापारियों की भूमिका को कम करती हैं और बुनकरों को उनके कपड़ों का उचित मूल्य प्राप्त कराने में मदद करती हैं, तीसरा है सहकारी संस्थाएं केवल निजी उद्यमियों के साथ व्यापार करती हैं, और चौथा है सहकारी संस्थाएं विक्रय का कार्य नहीं करती, केवल उत्पादन करती हैं। तो बुनकर सहकारी समिति में बुनकर एक समूह बनाते हैं और सामूहिक रूप से गतिविधियां करते हैं। वे सूत के व्यापारी से सूत खरीदते हैं और उसे बुनकरों में बांटते हैं। तो इसमें जो सत्य कथन है वह बताना है, तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। सहकारी संस्थाएं व्यापारियों की भूमिकाओं को कम करती हैं और बुनकरों को उनके कपड़ों का उचित मूल्य प्राप्त कराने में मदद करते हैं। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन बताना है। पहला है यह कार्यपालिका का चयन करती है, दूसरा है यह संसद में भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, तीसरा है इसमें 245 मनोनीत सदस्य होते हैं, और चौथा है इसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन होता है और निम्न सदन कौन है? लोकसभा है। अब इसमें पूछा गया है जो राज्यसभा के बारे में जो सत्य है वह बताना है। तो यह संसद में भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की अंतिम व्याख्या करने वाला है। पहला है कार्यपालिका, दूसरा है न्यायपालिका, तीसरा है भारत के नागरिक और चौथा है विधायिका। तो भारत के संविधान की अंतिम व्याख्या करने वाला है न्यायपालिका यानी न्यायतंत्र। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीवानी कानूनों का संबंध है। पहला है व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से, दूसरा है राज्यों के बीच टकराव से, तीसरा है केंद्रीय एवं राज्य सरकार के बीच टकराव से, और चौथा है ऐसे व्यवहारों या क्रियाओं से जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है। तो दीवानी कानून का संबंध पूछा गया है, किससे है? तो दीवानी कानून का संबंध है व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। दीवानी कानून एक सामान्य कानून है जो दो संगठनों या व्यक्तियों के बीच विवादों को हल करता है। दीवानी कानून के अनुसार गलत करने वाले व्यक्ति को प्रभावित संगठन या व्यक्ति को मुआवजा देना होता है, ये भी याद रखिएगा।
और दीवानी कानून संपत्ति, धन, आवास, तलाक, तलाक की स्थिति में बच्चे की अभिरक्षा आदि से संबंधित है। तो ये भी याद रखिए, इस तरीके का भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़। अगला प्रश्न है, प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी जो गलत है वह हमें बताना है। पहला है, यदि अपराधी व्यक्ति की पहचान और गवाहों की जानकारी है तो उनका उल्लेख किया जाता है। दूसरा है, एफआईआर में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम और पता लिखा होता है। तीसरा है, शिकायत करने वाला एफआईआर की एक नकल निर्धारित शुल्क प्रदान कर प्राप्त कर सकता है। और चौथा है, संज्ञेय अपराध के मामले में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। तो इसमें जो सही नहीं है वह बताना है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। शिकायत करने वाला एफआईआर की एक नकल निर्धारित शुल्क प्रदान कर प्राप्त कर सकता है, ये गलत है क्योंकि ये निःशुल्क प्रदान कर सकता है, शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होती। तो तीसरा विकल्प इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर की जांच के लिए सन 2005 में गठित कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? पहला है पीके थंगन, दूसरा है डीएस कोठारी, तीसरा है आर सच्चर और चौथा है बीपी मंडल। तो इस प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, आर सच्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक स्मारकों पर रचनावादी चर्चा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उचित होगी? पहला है स्मारकों पर प्रश्न उत्तर का चार्ट, दूसरा है स्मारकों पर विद्यालय के एक पिकनिक के फोटोग्राफ, तीसरा है एक स्थानीय स्मारक की पहचान करना, इसके आसपास कहानियों का वर्णन करना, और चौथा है स्मारकों का नाम सहित कोलाज। तो रचनावादी दृष्टिकोण सीखने वाले की जिज्ञासा के लिए जगह देता है कि वे क्या कर रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। प्रयोग करने, सोचने और प्रतिबिंबित करने के लिए लचीला समय प्रदान करता है। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है तीसरा विकल्प, स्थानीय स्मारकों की पहचान करना, इसके आसपास की कहानियों का वर्णन करना। तीसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान विषय पर एक कक्षा चर्चा शुरू करने के लिए सबसे उचित कारण चुनिए। पहला है, इससे विद्यार्थियों को व्यस्त रखते हैं, दूसरा है इससे परीक्षण करते हैं कि विद्यार्थियों ने मीडिया से क्या कहा, क्या सीखा, तीसरा है इससे विद्यार्थी विषय के साथ जुड़ सकते हैं और अपने को अभिव्यक्त कर सकते हैं, और चौथा है इससे शिक्षकों को कम समय बोलना होगा। तो इसने कक्षा चर्चा शुरू करने के लिए सबसे उचित कारण बताना है। तो इससे विद्यार्थी विषय के साथ जुड़ सकते हैं और अपने को अभिव्यक्त कर सकते हैं, यानी अपने विचारों को प्रदर्शित करते हैं, सक्रिय रूप से भाग भी लेते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दो कथन ए और बी में सबसे उपयुक्त कारण को चुनिए। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रश्नों को पूछने का क्या लाभ है? ए लिखा है विद्यार्थी की अवधारणा की समझ का आकलन करना और पूर्व कक्षाओं में हुई चर्चा का स्मरण करना, और बी लिखा है नए विचारों की समझ का आकलन करना और विद्यार्थी के अपने शब्दों में इनको दोहराना। तो इसमें दोनों ही सही लिखे हुए हैं। प्रश्न पूछने के लाभ पूछे गए हैं, दोनों ही सही है, ए और बी दोनों सही हैं। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे उचित कथन को चुनिए जो सामाजिक विज्ञान का वर्णन करता है। पहला है व्यक्ति एवं उसके उपलब्धि का अध्ययन, दूसरा है एक संदर्भ में लोगों के संबंधों का अध्ययन, तीसरा है भौतिक पदार्थों का अध्ययन, और चौथा है स्थान और मात्रा का अध्ययन। तो सबसे उचित कथन बताना है सामाजिक विज्ञान का जो वर्णन कर रहा है, तो एक संदर्भ में लोगों के संबंधों का अध्ययन, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो ये पेपर था मई 2016 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।